हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मॉर्निंग टुडे टारगेट में। आज हम देखेंगे सीटेट के लिए एसएसटी जो आपके पेपर 2 में पूछी जाती है। 60 नंबर की पूछी जाती है, जिसमें देखिए 40 नंबर से हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी से क्वेश्चन बनते हैं और 20 क्वेश्चन देखिए पेडागोजी के आते हैं। तो सभी MCQ आपको कराने वाले हैं। तो जो लोग चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए होंगे वह सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि डेली मेरी क्लासेस आपको प्रॉपर तरीके से मिलती रहेगी। देखिए जितने भी क्वेश्चन हैं सभी इंपॉर्टेंट हैं, तो लास्ट तक क्लास में ज़रूर बने रहिएगा, एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा। तो चलते हैं बिना देरी किए क्वेश्चन पे। और देखिए इसके पहले जितनी भी मेरी SST की क्लासेस और CDP की क्लासेस हो चुकी हैं, SST प्लस CDP की क्लासेस हो चुकी हैं, तो जो लोग नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ उसको जाके ज़रूर देख लीजिएगा और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में अब टाइम ज़्यादा नहीं बचा है। तो जितना हो सके देखिए अच्छे से पढ़िए। जैसे आपको देखिए क्वेश्चन करवा रहे हैं, अगर आपने ईमानदारी से पढ़ लिया तो आपका 100% सीटेट क्लियर हो जाएगा, पर आपको देखिए ईमानदारी से पढ़ना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों के समय तवारीख इतिहास के लेखकों ने आम जनता के जीवन के बारे में विस्तार से लिखा था। देखिए जो तवारीख होती थी वह आम जनता के बारे में नहीं लिखी जाती थी, बल्कि देखिए राजा महाराजा के बारे में लिखा जाता था, इसलिए आपका पहला गलत हो जाएगा। कारण है वे लेखक शहरों विशेषकर दिल्ली में रहते थे और सुल्तानों से भारी पुरस्कार पाने के लिए लिखते थे। तो आपका देखिए यहाँ पे कारण बिल्कुल सही हो जाएगा। तवारीख के लेखक विशेषकर दिल्ली में रहते थे और देखिए सुल्तानों से भारी पुरस्कार पाने के लिए लिखा करते थे उनके बारे में बढ़ा चढ़ा कर। तो आपका यहाँ पे कारण सही हो जाएगा, लेकिन कथन गलत हो जाएगा। तो आपका देखिए राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा और देखिए आर सही हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए पहला क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि उस ज़माने के लेखक केवल राजा महाराजा और उनके दरबार की बातें लिखा करते थे। उन्हें आम जनता, गरीब किसानों या मजदूरों के सुख दुख से कोई मतलब नहीं था, उनके बारे में नहीं लिखा करते थे, बल्कि तवारीख के लेखक राजा महाराजा के बारे में लिखा करते थे। देखिए कारण क्यों सही हो जाएगा, क्योंकि वे लेखक गांव में नहीं रहते थे, बल्कि देखिए शहर में रहा करते थे। तवारीख के लेखक दिल्ली जैसे बड़े शहरों में रहा करते थे, ताकि राजा खुश होकर उन्हें सोने के सिक्के और इनाम दे सके। उनके बारे में बढ़ा चढ़ा कर लिखते थे राजा के बारे में, ताकि राजा उन्हें इनाम दे सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में महलवाड़ी राजस्व व्यवस्था सेटलमेंट के मुख्य योजनाकार कौन थे? तो वह देखिए होल्ट मैकेंजी थे। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में महलवाड़ी राजस्व व्यवस्था के मुख्य योजनाकार जो थे वह होल्ट मैकेंजी थे। देखिए समझते हैं। देखिए होल्ट मैकेंजी ने उत्तर पश्चिम भारत के लिए यह व्यवस्था तैयार की थी, जो 1822 में लागू हुई थी। इसमें देखिए महल का अर्थ होता था पूरा गांव या गांवों का एक समूह होता था। महल शब्द का अर्थ होता था जिससे टैक्स वसूला जाता था। और देखिए कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त सेटलमेंट व्यवस्था लागू की थी, और देखिए मुनरो ने रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की थी। तो याद रखिएगा, कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त सेटलमेंट लागू की थी और मुनरो ने रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की थी, और होल्ट मैकेंजी ने महलवाड़ी व्यवस्था लागू की थी। तो ये सभी पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कथन ए है, 19वीं सदी के समाज सुधारक राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा। तो 19वीं सदी के समाज सुधारक राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा जैसी कुप्रथाओं का विरोध करने के लिए प्राचीन धार्मिक ग्रंथों का सहारा लिया था। तो आपका पहला तो बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है कारण देखते हैं, वे जानते थे कि यदि रूढ़िवादी लोगों को उन्हीं के पवित्र ग्रंथों से प्रमाण दिया जाए तो वे सुधारों को आसानी से स्वीकार कर लेंगे। तो आपका देखिए यहाँ पे कथन भी सही हो जाएगा, कारण भी सही हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। ए आर दोनों सही हो जाएगा, आर ए की व्याख्या करता है। तो आपका फर्स्ट आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए समझते हैं। देखिए राजा राम मोहन राय बहुत चतुर और विद्वान थे। जब समाज के पुराने ख्यालात के लोग कहते थे कि सती प्रथा तो हमारे धर्म का एक हिस्सा है, तो राजा राम मोहन राय प्राचीन वेद पुराण खोलकर दिखा देते थे कि देखो इसमें कहीं नहीं लिखा है कि महिलाओं को
पति की मृत्यु के बाद देखिए सती होना जरूरी है। इस तरह वे लोगों की बोलती बंद कर देते थे और समाज को सुधारने का प्रयास करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे मौलिक अधिकारों फंडामेंटल राइट का उनके सही अनुच्छेदों आर्टिकल के साथ मिलान कीजिए। तो समानता का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? यह देखिए अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार है। तो आपका पहले का हो जाएगा दूसरे में। और दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार किस आर्टिकल में है? स्वतंत्रता का अधिकार देखिए अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक का है स्वतंत्रता का अधिकार। और देखिए तीसरा है शोषण के विरुद्ध का अधिकार है। तो शोषण के विरुद्ध का अधिकार है, यह देखिए अनुच्छेद 23 से 24 तक का है। शोषण के विरुद्ध अधिकार है तो अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक का है। और देखिए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है तो 25 से लेकर 28 तक का है। तो आपका डी का पहले में हो जाएगा। तो इस तरह आपका राइट आंसर यहाँ पे देखिए पहला हो जाएगा। यहाँ पे इसका फर्स्ट आंसर सही मिलान हो जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। देखिए समझते हैं एक एक करके। देखिए समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक का है। इसमें कानून की नज़र में अमीर गरीब नेता जनता सब बराबर हैं। तो समानता का अधिकार 14 से 18 तक का है। इसमें कानून की नज़र में अमीर गरीब नेता जनता सब बराबर हैं। तो आपका समानता का अधिकार हो जाएगा। और देखिए स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है तो 19 से 22 तक का है। हमें कहीं भी घूमने बोलने और अपना काम करने की आज़ादी दी गई है स्वतंत्रता के अधिकार में। इसमें देखिए तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार है। इसमें 23 से 24 तक का है। इसमें किसी से ज़बरदस्ती बिना पैसे दिए काम करवाना या 14 साल से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में काम पर रखना कानूनी अपराध है। आपका देखिए 23 से 24 तक का इसमें दिया गया है आर्टिकल में। तो आप देखिए 14 से कम उम्र के बच्चों को काम पर नहीं रख सकते हैं, वह देखिए आपका कानूनन अपराध हो जाएगा। और देखिए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा तो यह 25 से 28 तक का है। इसमें भारत का हर नागरिक अपनी पसंद का कोई भी धर्म मानने और पूजा करने के लिए आज़ाद है। तो यह सभी पॉइंट देखिए याद रखिएगा क्योंकि जितने भी पॉइंट है देखिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए है जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा इक्वेटर से ध्रुवों नॉर्थ साउथ पोल्स की ओर बढ़ते हैं गर्मी तापमान घटती जाती है। तो आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं गर्मी तापमान घटती जाती है। तो आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि देखिए ध्रुवों पर गर्मी नहीं पड़ती है, वहाँ तापमान कम रहता है, वहाँ सूर्य की किरणें नहीं जाती है। कारण है ध्रुवों पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है जिससे वहाँ साल भर तेज़ धूप होती है रहती है। तो आपका देखिए यहाँ पे दूसरा गलत हो जाएगा, कारण बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि देखिए ध्रुवों पर सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती है जिससे वहाँ साल भर तेज़ धूप नहीं रहती है बल्कि देखिए ठंडा रहता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे देखिए सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, आर गलत हो जाएगा। आपका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए पहला क्यों सही हो जाएगा क्योंकि हम जानते हैं कि ध्रुवों जैसे अंटार्कटिका पर बहुत बर्फ़ जमी रहती है और ठंड होती है। तो ध्रुवों पर देखिए बर्फ़ जमी रहती है और ठंड रहती है, इसलिए ध्रुवों पर जाने से तापमान घट जाता है। और देखिए कारण क्यों गलत हो जाएगा क्योंकि ध्रुवों पर सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती हैं बल्कि बहुत तिरछी होती हैं। जब किरणें तिरछी होंगी तो ध्रुव में गर्मी नहीं होगी, इसी वजह से देखिए वहाँ हमेशा ठंड रहेगी, ठंड रहती है। देखिए आप लोग पढ़ के समझ सके इसलिए देखिए आपको इतने डिटेल में लेके आए हैं ताकि एक एक क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ सकें और देखिए उसको एग्ज़ाम में कर सकें अच्छे से। देखिए आज के सेशन में जितने भी क्वेश्चन लिए हैं काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लिए हैं, तो एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा। और जो लोग चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए होंगे वह सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि डेली मेरी क्लासेस आपको प्रॉपर तरीके से मिलती रहेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पुस्तकों और उनके लेखकों का कौन सा मिलान सही सुमेलित हो जाएगा? तो पहला है स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक किसने लिखी थी? वह देखिए ताराबाई सिंधे ने लिखी थी। तो आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है अमार जीबान मशहूर आत्मकथा किसने लिखी थी? तो राज सुंदरी देवी ने लिखी थी। तो यह भी आपका सही हो जाएगा। तीसरा है हाई कास्ट हिंदू
वुमेन पुस्तक किसने लिखी थी? यह देखिए पंडिता रामा बाई ने लिखी थी। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा सभी सही हो जाएगा। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए समझते हैं। देखिए ये तीनों पुस्तकें बहुत महत्वपूर्ण हैं। ताराबाई सिंधे ने स्त्री पुरुष तुलना में पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक अंतरों की आलोचना की थी। तो ताराबाई सिंधे ने स्त्री पुरुष तुलना में पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक अंतरों की आलोचना की थी। और देखिए राज सुंदरी देवी ने रसोई में छुपकर पढ़ना सीखा और बांग्ला में अमार जीबान लिखी थी, इनकी पुस्तक थी। और देखिए पंडिता रामाबाई ने उच्च जाति की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर किताब लिखी थी। तो यह सभी पॉइंट याद रखिएगा। आपके सीटेट में यहाँ से देखिए क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए सुधार आंदोलनों को उनके संस्थापकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो पहला है सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो वह देखिए ज्योतिबा राव फूले ने की थी। तो आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। तो आपका दूसरा भी सही हो जाएगा। तीसरा है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। तो आपका तीसरा भी सही हो जाएगा। चौथा है परमहंस मंडली क्या थी? तो वह बॉम्बे में जाति उन्मूलन के लिए काम करती थी। तो आपका देखिए यहाँ पे सभी सुमेलित हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सभी सही हो जाएगा। यहाँ पे इसका 4 आंसर सही हो जाएगा। देखिए समझते हैं। ज्योतिबा राव फूले ने महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। तो यह 1873 में की थी सत्यशोधक समाज की स्थापना, जो जाति समानता के लिए की थी। और देखिए दयानंद सरस्वती ने की थी तो 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी, जिसने विधवा विवाह का समर्थन किया था। और देखिए परमहंस मंडली की स्थापना हुई थी तो 1840 में बॉम्बे में जाति प्रथा उन्मूलन के लिए की गई थी। तो यह सभी पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्योतिबा राव फूले ने 1873 में गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी थी। उन्होंने इस पुस्तक को किसे समर्पित किया था? तो ज्योतिबा राव फूले ने 1873 में पुस्तक लिखी थी गुलामगिरी, उसे किसे समर्पित किया था? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। उसे उन अमेरिकी लोगों को समर्पित किया था जिन्होंने गृह युद्ध में दासों को मुक्त कराने के लिए लड़ाई लड़ी थी। तो आपका यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ज्योतिबा राव फूले ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक को उन अमेरिकियों को समर्पित किया था जिन्होंने अश्वेत दासों को आज़ाद करवाया था। ऐसा करके उन्होंने भारत की निचली जातियों और अमेरिका के काले दासों की दुर्दशा को एक दूसरे से जोड़कर देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक को उनके सैन्य विजयों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। समुद्रगुप्त को कहा जाता है। यहाँ पे इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20वीं सदी के प्रारंभ में आत्मसम्मान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य था निचली जातियों को उनके मानव अधिकारों के प्रति जागरूक करना था? तो किसका उद्देश्य था? तो यह हो जाएगा ई.वी. रामास्वामी नायकर पेरियार का था। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत की थी तो ई.वी. रामास्वामी नायकर पेरियार ने की थी। देखिए समझते हैं। ई.वी. रामास्वामी नायकर पेरियार ने तमिलनाडु में आत्मसम्मान आंदोलन शुरू किया था। उनका मानना था कि अछूत ही हिंदू या द्रविड़ संस्कृति के असली वाहक हैं, जिन्हें ब्राह्मणों ने अपने अधीन कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जाति एक धर्म एक ईश्वर मानवता के लिए प्रसिद्ध नारा केरल के किस समाज सुधारक ने दिया था? तो वह हो जाएगा आपका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। श्री नारायण गुरु ने दिया था। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए समझते हैं। केरल के झाझवा जाति के श्री नारायण गुरु ने जाति असमानताओं के खिलाफ जीवन भर लड़ाई लड़ी थी और मानवता की एकता का संदेश दिया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने 1927 से 1935 के बीच 3 मंदिर प्रवेश आंदोलनों का नेतृत्व किया। इन आंदोलनों का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो वह हो जाएगा आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। इन आंदोलनों का मुख्य उद्देश्य था समाज में यह दिखाना कि जाति पूर्वाग्रह और जकड़न कितनी गहरी है और इसके खिलाफ एकजुटता पैदा करना चाहिए। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, अंबेडकर जी का मुख्य उद्देश्य मंदिर में सिर्फ पूजा करना नहीं था, बल्कि वे समाज को ये दिखाना चाहते थे कि सार्वजनिक जीवन में जाति भेदभाव कितना गहरा है। वे चाहते थे कि देश के सभी लोग समाज में व्याप्त इस जाति जकड़न को देखें और इसे समझें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संगठनों और उनकी स्थापना के स्थानों का कौन सा युग में सही सुमेलित है? पहला है प्रार्थना समाज बॉम्बे में स्थापना हुई थी, तो आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है बेस समाज की स्थापना हुई थी, मद्रास चेन्नई में हुई थी, तो दूसरा भी सही हो जाएगा। तीसरा अलीगढ़ की स्थापना हुई थी, तो अलीगढ़ में हुई थी। आपका देखिए यहाँ पे सभी सही हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे देखिए, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। उपयुक्त सभी सही हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा सभी सही हो जाएगा। देखिए समझते हैं। पहला है प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी, तो बॉम्बे में हुई थी, 1867 में हुई थी, जिसने जाति बंधनों को खत्म करने और महिला शिक्षा पर जोर दिया था। दूसरा है बेस समाज की स्थापना हुई थी, तो 1864 में हुई थी, मद्रास में हुई थी। यह ब्रह्म समाज से प्रेरित था, तो बेस समाज ब्रह्म समाज से प्रेरित था और इसने अंधविश्वासों का विरोध किया था। और देखिए तीसरा है अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत की थी, तो सर सैयद अहमद खान ने की थी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय MAO कॉलेज के माध्यम से चलाया गया था। आधुनिक शैक्षणिक सुधार आंदोलन था यह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख धर्म में सुधार के लिए सिंह सभा आंदोलन की शुरुआत 19वीं सदी के उत्तरार्ध में कहाँ हुई थी? तो वह हो जाएगा आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। अमृतसर और लाहौर में हुई थी, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए समझते हैं। सिखों के सामाजिक और धार्मिक सुधार के लिए पहली सिंह सभा की स्थापना 1873 में हुई थी, अमृतसर में हुई थी और बाद में 1879 में लाहौर में की गई थी। इस आंदोलन ने सिख धर्म को अंधविश्वासों, जातिवाद और गैर सिख तौर तरीके से मुक्त कराने का प्रयास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1867 में स्थापित प्रार्थना समाज ने निम्नलिखित में से किस सुधार पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित किया था? पहला है जातिगत रूढ़ियों को समाप्त करने में, तो आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रार्थना समाज ने योगदान दिया था जातिगत रूढ़ियों को समाप्त करने में। दूसरा है बाल विवाह का विरोध और विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करने में, तो आपका दूसरा भी सही हो जाएगा। तीसरा है महिला शिक्षा को बढ़ावा देने में अपना योगदान दिया था। यहाँ पे देखिए सभी सही हो जाएगा। प्रार्थना समाज ने इन सभी मुद्दों पर अपना योगदान दिया था। यहाँ पे देखिए आपका राइट आंसर सही हो जाएगा। पहला दूसरा तीसरा सभी सही हो जाएगा। यहाँ पे तीसरा राइट आंसर सही हो जाएगा। देखिए समझते हैं। प्रार्थना समाज जिससे महादेव गोविंद रानडे जुड़े थे, एक ईसाई और भक्ति परंपरा से प्रेरित संगठन था प्रार्थना समाज। इसने हिंदू समाज के भीतर आंतरिक सुधार किए, जैसे जाति उन्मूलन, विवाह की आयु बढ़ाना और स्त्री शिक्षा पर पूरे जोर से काम किया था प्रार्थना समाज। तो यह सभी पॉइंट याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे असर्शन रीजनिंग वाला क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। कथन ए है, राजा राम मोहन राय को भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद का जनक या सुधार आंदोलनों का अग्रदूत माना जाता है। तो आपका देखिए पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। राजा राम मोहन राय को भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद का जनक और सुधार आंदोलन का अग्रदूत माना जाता है। कारण है उनका मानना था कि समाज में परिवर्तन लाने के लिए लोगों को यह समझना जरूरी है कि पुरानी दमनकारी परंपराओं को छोड़कर आधुनिक और तार्किक विचारों को अपनाएं। यहाँ पे देखिए कथन भी सही हो जाएगा और कारण भी सही हो जाएगा। यहाँ पे इसका राइट आंसर पहला सही हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा।
देखिए, राजा राममोहन राय पहले ऐसे नेता थे जिन्होंने यह महसूस किया था कि जब तक समाज से अंधविश्वास, छुआछूत और महिलाओं के प्रति अत्याचार नहीं खत्म होंगे, तब तक देश प्रगति नहीं कर सकता है। इसलिए उन्होंने तार्किकता और स्वतंत्रता के विचारों का प्रयास किया था। पूर्वी बंगाल, अब जो बांग्लादेश है, उसमें छुआछूत चंडाल काश्तकारों के बीच उनके सामाजिक स्तर को सुधारने के लिए मतुआ पंथ की स्थापना किसने की थी? तो वह हो जाएगा आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा, हरिदास ठाकुर ने की थी। तो मतुआ पंथ की स्थापना की थी तो हरिदास ठाकुर ने की थी। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, हरिदास ठाकुर ने पूर्वी बंगाल में मतुआ पंथ की स्थापना की थी। उन्होंने उन ब्राह्मणवादी ग्रंथों पर सवाल उठाए जो जाति व्यवस्था को सही ठहराते थे और निचली जातियों के सम्मान के लिए उन्होंने काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भूगोल शिक्षक कक्षा में भारत के भौतिक विभाजन को पढ़ाना चाहता है, उसके लिए सबसे उपयुक्त शिक्षण सहायक सामग्री TLM कौन सी होगी? तो वह हो जाएगा आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, भारत का उच्चावत भौतिक मानचित्र होगा। तो आपका यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, ये SST पेडागोजी का क्वेश्चन है। देखिए, समझते हैं। भौतिक मानचित्र में पहाड़ों, मैदानों, पठारों और नदियों को अलग अलग रंगों में दिखाया जाता है। जैसे पहाड़ों के लिए भूरा, मैदानों के लिए हरा रंग से दर्शाया जाता है, जो भौतिक विभाजन समझाने के लिए सर्वोत्तम विधि मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत पोषणी विकास का अर्थ केवल, देखिए जहाँ केवल हो आपका नेगेटिव होता है, आपका गलत हो जाएगा। केवल देखिए दिया है प्राकृतिक संसाधनों का अधिक से अधिक दोहन उपयोग करना है ताकि आर्थिक विकास तेजी से हो सके। तो आपका देखिए पहला ही गलत हो जाएगा। दूसरा है संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना ही सतत पोषणी विकास कहलाता है। तो आपका देखिए कारण बिल्कुल सही हो जाएगा, लेकिन आपका देखिए कथन गलत हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा और 8 सही हो जाएगा। तो आपका D ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए ये क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि सतत पोषणी विकास केवल अंधाधुंध दोहन नहीं सिखाता है, क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि आज की आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ साथ भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी संसाधनों को बचाना होता है सतत पोषणी विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ी और ढालू क्षेत्रों पर तेज हवाओं और बारिश से होने वाले मिट्टी के कटाव, मृदा अपरदन को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे उपयुक्त मानी जाती है? तो पहाड़ी और ढालू क्षेत्रों पर तेज हवाओं और बारिश से होने वाली मिट्टी के कटाव, मृदा अपरदन को रोकने के लिए सबसे अच्छी विधि कौन सी मानी जाती है? तो वह देखिए वेदिका फॉर्म विधि मानी जाती है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए पहाड़ी ढालों पर सपाट सतह बनाकर फसल उगाने की क्रिया को वेदिका फार्म समोच्च रेखीय जुताई कहा जाता है। इससे पानी का बहाव धीमा हो जाता है और मिट्टी का कटाव रुक जाता है। और देखिए शुष्क और तटीय प्रदेशों में हवा की गति को रोकने के लिए कतारों में जो पेड़ लगाए जाते हैं उसे रक्षक मेखला कहा जाता है। तो शुष्क और तटीय प्रदेशों में हवा की गति को रोकने के लिए जो कतारों में पेड़ लगाए जाते हैं उसे रक्षक मेखला कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में मिलने वाली ओजोन गैस की परत ओजोन लेयर हमें सूर्य की किन हानिकारक किरणों से बचाती है? तो वह हो जाएगा आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, पराबैंगनी किरणों से बचाती है, अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए समझते हैं, समताप मंडल में मौजूद ओजोन परत हमारी धरती के लिए एक छतरी सनस्क्रीन की तरह काम करती है। यह सूरज से आने वाली खतरनाक पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट किरणों को सोख लेती है, जिससे हम त्वचा के कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से बच जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को कोर या नीफे कहा जाता है। यह मुख्य रूप से किन तत्वों से मिलकर बनी होती है?
तो पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को कोर या नींफे कहा जाता है। यह मुख्य रूप से किन तत्वों से मिलकर बनती है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, निकिल और लोहे से मिलकर बनती है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन ए है भारत के प्रत्येक नागरिक को चुनाव में केवल एक वोट देने का अधिकार है और हर वोट का मूल्य वैल्यू बराबर होता है। तो आपका देखिए यहाँ पे पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत के प्रत्येक नागरिक को एक वोट देने का अधिकार है और हर वोट का मूल्य बराबर होता है, समान होता है। कारण है भारतीय संविधान सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के माध्यम से राजनीतिक समानता के सिद्धांत को स्थापित करता है। तो आपका देखिए यहाँ पे कारण भी सही हो जाएगा, कथन भी सही हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। ए आर दोनों सही हो जाएगा और आर ए की व्याख्या करता है। तो आपका यहाँ पे फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। देखिए, भारत में चाहे कोई करोड़पति हो या बहुत गरीब मजदूर हो, चुनाव के दिन सबको एक ही वोट डालने का हक है और सबके वोट की कीमत एक समान होती है। देखिए कारण क्यों सही हो जाएगा, हमारा लोकतंत्र सबको राजनीतिक में बराबर का दर्जा देता है, जिससे वयस्क मताधिकार कहते हैं। कारण भी सही हो जाएगा, कथन भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन, रिवर बेसिन, जहां दुनिया का सबसे ज़्यादा मात्रा में पानी बहता है, कौन सा हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अमेजन नदी बेसिन हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, दुनिया की सबसे लंबी नदी भले ही नील नदी हो, लेकिन पानी की मात्रा और चौड़ाई के हिसाब से दक्षिण अमेरिका की अमेजन नदी दुनिया की सबसे बड़ी नदी होती है। इसका जंगल और नदी क्षेत्र सबसे बड़ा नदी बेसिन बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागरों की सतह पर चलने वाली निश्चित दिशा में जल की धाराओं को महासागरीय धाराएं कहते हैं। लैब्राडोर किस प्रकार की धारा है? तो लैब्राडोर किस प्रकार की धारा है? तो वह देखिए ठंडी जलधारा हो जाएगी। लैब्राडोर ठंडी जलधारा है। तो आपका यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, लैब्राडोर धारा ध्रुवों से ठंडे इलाकों से भूमध्य रेखा की तरफ बहती है, इसलिए ये एक ठंडी जलधारा होती है। इसके विपरीत देखिए, गल्फ स्ट्रीम धारा जो होती है वह गर्म जलधारा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लद्दाख को खापा चांद भी कहा जाता है, जिसका स्थानीय भाषा में क्या अर्थ होता है? तो लद्दाख को खापा चांद भी कहा जाता है, इसका स्थानीय भाषा में क्या अर्थ होता है? तो वह देखिए बर्फ़ की भूमि होता है। तो आपका यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। लद्दाख को खापा चांद कहा जाता है, जिसका स्थानीय भाषा में अर्थ होता है बर्फ़ की भूमि होता है। तो आपका यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, लद्दाख के बारे में समझते हैं। लद्दाख एक ठंडा और ऊंचा मरुस्थल है, जहाँ साल के अधिकांश समय में बर्फ़ जमी रहती है। वहाँ की स्थानीय भाषा में लद्दाख को खापा चांद कहते हैं, जिसका सीधा मतलब होता है बर्फ़ की भूमि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे संसाधन जिनकी मात्रा निश्चित होती है और एक बार समाप्त होने के बाद उन्हें दोबारा बनने में लाखों वर्ष लगते हैं, क्या कहलाते हैं? तो वे कौन से संसाधन होते हैं जिनकी मात्रा सीमित होती है और एक बार समाप्त होने में वह दोबारा बनने में लाखों समय लगते हैं? तो वह देखिए अनवीकरणीय संसाधन होते हैं। तो आपका यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अनवीकरणीय संसाधन समाप्त हो जाते हैं तो उन्हें दोबारा बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए समझिएगा, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे ईंधन अनवीकरणीय संसाधन होते हैं। तो कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे ईंधन अनवीकरणीय संसाधन होते हैं। और देखिए, धरती के अंदर इनका भंडार फिक्स सीमित होता है। अगर ये एक बार पूरी तरीके से खत्म हो जाते हैं तो इन्हें दोबारा बनने में करोड़ों साल लगेंगे, जिन्हें इंसान अपने जीवन में दोबारा नहीं देख पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया था और इसके अस्थायी अध्यक्ष परमानेंट चेयरमैन कौन चुने गए थे? तो संविधान सभा का गठन कब किया गया था और इसके अस्थायी अध्यक्ष
परमानेंट चेयरमैन कौन चुने गए थे? तो आपका राइट आंसर देखिए पहला सही हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो आपका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। देखिए भारत का संविधान बनने के लिए जो संविधान सभा बैठी थी उसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए थे, जो बाद में भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे। और देखिए डॉक्टर अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे संविधान के अनुसार भारत में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पूरी तरह स्वतंत्र क्यों रखा गया है? क्या कारण है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा, ताकि नेता और सरकारी अधिकारी अदालत के जजों के काम और फैसले में कोई दबाव या दखल ना दें। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। इसलिए न्यायपालिका को कार्यपालिका से पूरी तरीके से स्वतंत्र रखा गया है। देखिए समझते हैं, अगर जज मंत्रियों या अधिकारियों के अधीन काम करेंगे तो वे कभी भी निष्पक्ष होकर जनता को न्याय नहीं दे पाएंगे। इसलिए भारतीय संविधान ने न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा है, ताकि कोर्ट बिना किसी डर या राजनीतिक दबाव में सही फैसला सुना सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीर्घ ज्वार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, ये स्थिति केवल अमावस्या और पूर्णिमा के दिनों में होती है। तो आपका देखिए पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए दीर्घ ज्वार जो होता है वह अमावस्या पूर्णिमा के दिनों में होता है। कारण है, इस समय सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीधी रेखा में होते हैं। तो आपका देखिए कथन भी सही हो जाएगा, कारण भी सही हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे देखिए दोनों सही हो जाएगा, दोनों सही हो जाएगा। देखिए समझते हैं, देखिए जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक लाइन में आ जाते हैं तो उनका गुरुत्वाकर्षण खिंचाव बल मिलकर काम करता है। इससे समुद्र का पानी बहुत ऊपर उठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमध्य सागरीय वनस्पतियों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य हो जाएगा? तो गलत पूछा है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे देखिए तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ सघन शंकुधारी वन पाए जाते हैं, जिससे व्यावसायिक रूप से कीमती कागज की लुगदी बनाई जाती है। देखिए शंकुधारी वन भूमध्य रेखा पर नहीं पाए जाते हैं, बल्कि 50 से 70 के ऊपर पाए जाते हैं। तो आपका यहाँ पे जो गलत पूछा है, तो आपका तीसरा राइट आंसर सही हो जाएगा। देखिए गलत क्या हो जाएगा, क्योंकि शंकुधारी वन जैसे देवदार, चीड़ बहुत ठंडे और पहाड़ी इलाकों में मिलते हैं। भूमध्य सागरीय इलाके अपने खट्टे फलों, संतरा, अंगूर, अंजीर के लिए प्रसिद्ध होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल के दौरान भारत में नील की खेती करने वाले किसान रैयती व्यवस्था से बेहद नाखुश थे। तो आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। ब्रिटिश काल के दौरान भारत में नील, इंडिगो की खेती करने वाले किसान रैयती व्यवस्था से बेहद नाखुश थे, वह खुश नहीं थे। तो क्या कारण हो जाएगा? देखिए कारण है, नील की कटाई के बाद उस ज़मीन पर धान, चावल की खेती बहुत अच्छी तरह से की जा सकती थी। देखिए बहुत अच्छी तरीके से नहीं की जा सकती थी, इसलिए आपका कारण गलत हो जाएगा। देखिए नील उगाने के बाद खेती अच्छी तरीके से नहीं की जा सकती थी। इसमें लिखा है कि अच्छी की जा सकती है, इसलिए आपका गलत हो जाएगा। नील उगाने के बाद खेती देखिए अच्छी नहीं होती थी, इसलिए आपका पहला सही हो जाएगा और आर गलत हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा। देखिए समझते हैं, देखिए नील के पौधों की जड़ें बहुत गहरी होती थीं, जिससे वे मिट्टी की सारी ताकत सोख लेती थीं। नील उगाने के बाद वह ज़मीन बंजर हो जाती थी, जहाँ किसान धान नहीं उगा पाते थे, चावल नहीं उगा पाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भारत में दोपहर के 12 बजे हैं तो ग्रीनविच 0 डिग्री देशांतर पर क्या समय हो रहा होगा? तो आपका देखिए यहाँ पे तीसरा हो जाएगा, सुबह के 5:30 बजे होंगे। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। तो आज के सेशन में आपने 34 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन किए हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको क्लास कैसी लगी एक प्यारा सा कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। और देखिए ऐसे ही क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि डेली मेरी क्लासेस आपको प्रॉपर तरीके से मिलती रहेगी। और देखिए अगर आपको सीटेट क्लियर करना है तो आपको देखिए बार बार मैं कहती हूँ, ईमानदारी से पढ़िए, जो भी पढ़िए अच्छे से पढ़िए और ये सोचिए मुझे निकालना है, क्लियर करना है।
तभी आपका देखिए एक अच्छा स्कोर बन सकता है। तो अपनी तैयारी को देखिए बेहतर तरीके से शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। तो जितना हो सके रिवीजन करिए, अच्छे से पढ़िए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, लद्दाख के ठंडे रेगिस्तान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य हो जाएगा। तो लद्दाख के बारे में कौन सा कथन सत्य हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे देखिए सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। यह हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यहाँ वर्षा बहुत कम होती है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे देखिए तीसरा सही हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास कैसी लगी एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।